गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का एक बार मैं पुनः इस वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये दो पेपर एमकॉम फाइनल में पढ़ाता हूं और समय समय पर इन विषयों से संबंधित वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। तो आज का जो अपना वीडियो है, इसमें अपन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत एक बड़े ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस की प्रॉफिट पॉलिसी क्या हो, क्या उनको प्रॉफिट्स कमाना चाहिए या उनको लाभ नहीं कमाना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोक उपक्रमों का, जिस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक लोक उपक्रमों की स्थापना का सवाल है, तो इनकी जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना और आर्थिक विषमताओं को दूर करना होता है। तो मतलब इनकी जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना और समाज की सेवा करना होता है। मार्च 1995 में रंगून में डाकफे द्वारा आयोजित संगोष्ठी में लोक उपक्रमों के उद्देश्यों में आधारभूत सेवाएं देना एवं उद्योगों की स्थापना करना, निजी एकाधिकार को समाप्त करना, आर्थिक क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करना, अकुशल निजी उद्योगों को समाप्त करना, सरकार की आय बढ़ाना, रोजगार समस्या का निदान करना और देश के संसाधनों का सदुपयोग करना तथा समान वितरण करना इत्यादि शामिल किया गया। मतलब रंगून में 1995 में जो डाकफे में एक संगोष्ठी आयोजित की गई, उसमें इन सब बातों को जो भी मैंने आपको बताई, ये उद्देश्य उस डाकफे सम्मेलन में लोक उपक्रमों के निश्चित किए गए। तो उपयुक्त उद्देश्यों को स्मरण करते हुए प्रश्न यह उठता है कि क्या लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। तो यह एक विवादास्पद विषय है, इसलिए कुछ विद्वान तो लाभ कमाने के पक्ष में अपने तर्क देते हैं और वो ये कहते हैं कि लोक उपक्रमों को अवश्य ही लाभ कमाना चाहिए, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि लोक उपक्रम क्योंकि समाज सेवा के लिए स्थापित किए जाते हैं, समाज के लोगों के लिए स्थापित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना कदापि नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तुत वीडियो में सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि लाभार्जन या लाभ नीति के पक्ष में मत या तर्क क्या है। मतलब कि लाभ कमाना चाहिए, इसके पक्ष में क्या मत है या इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, तो उससे हमें पता लगा कि लोक उपक्रम को लाभ कमाना चाहिए। अब लोक उपक्रमों की जो लाभार्जन नीति है, प्रॉफिट पॉलिसी है, उस नीति के पक्ष में हेनसन, नव गोपाल दास, रामानाथम तथा डॉक्टर रामगुलाम निगम इत्यादि रहे। मतलब ये चार विद्वान थे जिनका नाम मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। हेनसन, नव गोपाल दास, रामानाथम तथा डॉक्टर रामगुलाम निगम इत्यादि रहे। उन्होंने यह तर्क दिया कि लोक उपक्रमों को अपने उत्पादों तथा सेवाओं की कीमत तथा शुल्क इस प्रकार निश्चित करने चाहिए कि जिससे उनको पर्याप्त लाभ मिल सके। मतलब इन चारों विद्वानों का मत ये था कि लोक उपक्रमों को अपने उत्पादों अथवा सेवाओं की कीमत या शुल्क इस प्रकार रखना चाहिए कि उनको पर्याप्त लाभ मिल सके। इन विद्वानों में से रामानुजन ने तो यहाँ तक कह दिया कि केवल उन उपक्रमों को छोड़कर जिनमें सामाजिक हित निहित है। मतलब ऐसे उपक्रम जिनमें कि सामाजिक हित निहित है अथवा संसद जिन्हें बिना किसी लाभ के संचालित करने को कहे, लाभ कमाने की नीति सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका नहीं है। मतलब रामानुजन का ये मानना था कि ऐसे उपक्रम जिनमें सामाजिक हित निहित है या ऐसे उपक्रम जिनको कि संसद ये कह दे कि उनको लाभ नहीं कमाना चाहिए, उसके अलावा समस्त
लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए, वही नीति सर्वश्रेष्ठ है उनके हिसाब से, और उनका इसमें कोई शंका नहीं है। लाभार्जन नीति के पक्ष में तर्क देते हुए लोक उपक्रम विशेषज्ञ प्रोफेसर एच.एन. हेंसन ने कहा कि लोक उपक्रमों को लाभ एकाधिकारी स्थिति के कारण नहीं, अपितु कार्यकुशलता के फलस्वरूप प्राप्त करना चाहिए। मतलब हेंसन का यह मानना था कि लोक उपक्रम को लाभ केवल इसलिए ही नहीं कमाना चाहिए कि वो एकाधिकार या मोनोपोली की स्थिति में है, बल्कि उनको लाभ इसलिए कमाना चाहिए कि उनकी जो कार्यकुशलता है वो उच्च कोटि की है और उनको अपनी कार्यकुशलता के परिणाम स्वरूप लाभ कमाना ही चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आपने कुछ विद्वान जिनका नाम मैं आपको बता दूं, हेंसन, नव गोपाल दास, रामानथम और डॉक्टर राम गुलाम निगम, ये सब वो विद्वान हैं जो लोक उपक्रमों के लाभ कमाने के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि लोक उपक्रम लाभ कमाएं। लेकिन इनका भी ये साफ मानना था कि ऐसे उपक्रम जो केवल सामाजिक सेवा के लिए स्थापित किए गए हैं या ऐसे उपक्रम जिनको संसद चाहती है कि लाभ न कमाए जाए, उनको छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक निगमों को या सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ अवश्य कमाना चाहिए। उनके हिसाब से यही सर्वश्रेष्ठ नीति भी है। तो ये कुछ बातें विद्वानों के द्वारा बताई गई कि लाभ कमाना चाहिए। अब लाभ कमाने या लाभार्जन नीति के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं कि लाभ क्यों कमाना चाहिए, क्या कारण है लाभ कमाने का। ये इसके लिए कुछ तर्क इन्हीं सब विद्वानों ने दिए हैं जिनको कि अपन इस वीडियो क्लास के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो जहाँ तक लोक उपक्रमों के लाभार्जन नीति का सवाल है कि लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए या नहीं, तो पहले अपन देख रहे हैं लाभार्जन के पक्ष में तर्क क्या है। तो पक्ष में जो तर्क हैं, पहला है समाजवादी समाज की रचना करना। अब भारत देश की जो समाजवादी समाज की रचना करना एक नीति है, मतलब भारत जो देश है उसकी एक नीति क्या है, समाजवादी समाज की रचना करना। इसलिए लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति प्रेरणात्मक कही जा सकती है, क्योंकि आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो जो लोक उपक्रमों की प्रॉफिट पॉलिसी है वो प्रेरणात्मक कही जा सकती है। इसका प्रमुख कारण ये कि समाजवादी देशों में क्या होता है, लोक उपक्रमों द्वारा अर्जित सरकारी आय के इसका प्रमुख कारण है कि समाजवादी देशों में लोक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ सरकारी आय के प्रमुख साधन है। मतलब समाजवादी देशों में क्या होता है, लोक उपक्रम जो लाभ कमाते हैं वो सरकार की आय का प्रमुख साधन होता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि लाभार्जन नीति उपक्रमों के मुख्य उद्देश्यों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पहली बात है कि अगर आप समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं या स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग ज़रूरी है, उपक्रमों को लाभ कमाना ज़रूरी है, क्योंकि समाजवादी देशों में लोक उपक्रमों के जो लाभ हैं सरकार की आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। दूसरा, निवेश तथा रखरखाव संबंधी व्ययों की पूर्ति। मतलब सरकार विनियोजन एवं जनता से जमाएं स्वीकार करती है जिन्हें वह आगे निवेश कर देती है। मतलब सरकार जब जनता से पैसा प्राप्त करती है तो उसको आगे निवेश कर देती है, जिस पर विभिन्न प्रकार के सरकार को भी व्यय करने पड़ते हैं। अतः इनकी पूर्ति करने हेतु लोक उपक्रमों के लिए लाभार्जन नीति बनाना ज़रूरी है। मतलब सरकार जनता के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा करती है वो सरकार उस पैसे को आगे विनियोजित कर देती है और इस कार्य के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत से व्यय करने पड़ते हैं। अतः इन खर्चों की पूर्ति करने हेतु लोक उपक्रमों के लिए लाभार्जन नीति बनाना जरूरी है। तीसरा है कार्यकुशलता में वृद्धि। अब लोक उपक्रमों द्वारा लाभ अर्जित करना कार्यकुशलता वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मतलब लोक उपक्रम जो लाभ अर्जित करते हैं वो उनकी कार्यकुशलता वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है या महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इसलिए उन्हें लाभ अर्जित करने की नीति बनानी चाहिए। यदि इस नीति के अपनाने के पश्चात भी लाभ नहीं होता तो प्रबंधकों को कार्यकुशलता में सुधार के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। मतलब जो लोक उपक्रम हैं
उनको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लाभ अर्जित करना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेक्निकल नॉलेज लानी पड़ती है या आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। चाहे टेक्निकल नॉलेज की बात हो और चाहे मोटिवेशन देने की बात हो, सभी कार्यों में पैसा लगता है। इसलिए उन्हें लाभ अर्जित करने की नीति अवश्य बनानी चाहिए ताकि कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके, कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो तीसरा जो लाभार्जन के पक्ष में तर्क है वो ये है कि कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए भी आपको लाभ कमाना चाहिए। चौथा है सरकारी आय में मदद। लोक उपक्रम लाभार्जन नीति अपनाकर सरकारी आय में मदद कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, उसमें आप लाभार्जन नीति अपनाकर वृद्धि कर सकते हैं, सरकार की आय में वृद्धि की जा सकती है। लोक उद्यमों की कीमत नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि राज्य नागरिकों की व्यक्तिगत आय पर कर न लगाकर स्वयं अपने साधनों पर निर्भर हो सके। मतलब लोक उपक्रमों की नीति इस प्रकार की हो कि सरकार राज्य के नागरिकों पर कर न लगाए अनावश्यक रूप से और अपने ही साधनों पर निर्भर हो सके। इसके अतिरिक्त उनका यह भी मत था कि कर, बचत एवं ऋणों से योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटाया जा सकता। मतलब आप कर लगाकर या बचत करके या ऋण से योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा सकते हैं। अतः लोक उपक्रमों को लाभार्जन कर सरकारी आय में सहयोग करना चाहिए। तो उनका एक क्लियर कट मत था कि सरकारी आय में यदि वृद्धि करनी है तो लोक उपक्रमों को लाभार्जन करना ही चाहिए। नेक्स्ट है घाटे की पूर्ति। अब कई लोक उपक्रम ऐसे हैं जो घाटे पर चलाए जा रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, जिनको लॉसेस हो रहे हैं। इनकी पूर्ति तभी की जा सकती है कि जबकि लोक उपक्रम की लाभार्जन नीति हो। मतलब कुछ उपक्रम सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं। अब उन उद्योगों को घाटे से निवारने के लिए, घाटे से उबारने के लिए लोक उपक्रमों की नीति किस प्रकार की हो, लाभार्जन की हो। यदि ऐसे नहीं किया जाए तो एक और तो घाटे में चल रहे उपक्रमों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अगर आप लाभार्जन की नीति नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, आप घाटे में जो चल रहे उद्योग हैं उनको नहीं उबार सकते हैं और दूसरी ओर लाभार्जन करने वाला उपक्रम घाटे में चला जाएगा। जो लाभार्जन नहीं करेगा वो भी घाटे में चला जाएगा। तो घाटे की पूर्ति करने के लिए भी लोक उपक्रमों की जो नीति है लाभार्जन के संबंध में वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको लाभार्जन कमाना चाहिए। नेक्स्ट है मिश्रित स्वामित्व। मतलब मिश्रित स्वामित्व से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व मिलने से। मतलब मिश्रित क्षेत्र मतलब मिक्स सेक्टर। अब मिक्स क्षेत्र का मतलब यह है कि जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी हो। जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी है वहाँ पर दोनों के ज्ञान, विशिष्ट अनुभव एवं पूंजी इत्यादि का उपयोग कर उपक्रम का संचालन किया जा सकता है। मतलब जहाँ निजी और स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व है और जहाँ दोनों की भागीदारी है वहाँ पर दोनों के ज्ञान, विशिष्ट अनुभव और पूंजी इत्यादि का उपयोग कर उपक्रम का संचालन किया जा सकता है। लेकिन इसमें निजी क्षेत्र का हित जो है लाभार्जन होने के कारण लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति बनाना उचित है। अब इसमें जो निजी क्षेत्र है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसमें निजी क्षेत्र जो है उसका तो उद्देश्य लाभ कमाने का है, तो सार्वजनिक क्षेत्र को भी लाभ कमाने का उद्देश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य। अब भारत में जो लोक उपक्रम हैं या जो भारत में लोक उपक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनमें कुछ व्यापारिक हैं, कुछ औद्योगिक हैं, कुछ वाणिज्यिक हैं, कुछ विकासात्मक हैं, डेवलपमेंट वाले हैं, कुछ रक्षात्मक हैं, डिफेंस फील्ड के हैं, कुछ कल्याणकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मतलब भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे व्यापारिक हैं, औद्योगिक हैं, वाणिज्यिक हैं, विकासात्मक हैं, रक्षात्मक हैं या कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले हैं। इनमें से कुछ की स्थापना तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। अब जब इतने प्रकार के हमारे उद्योग धंधे हैं तो हम कह सकते हैं जैसे रक्षात्मक उद्योग हैं, विकासात्मक उद्योग हैं, इनमें तो उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए ही की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम या जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं,
इन सब की, या भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब की स्थापना लाभ अर्जन के लिए ही की गई है। नेक्स्ट है भारी पूंजी विनियोग। अब लोक उपक्रमों में सबसे जो अहम बात है या सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोक उपक्रमों में भारी पूंजी का विनियोजन किया जाता है। अब निजी क्षेत्र के जो व्यवसायी होते हैं उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन कर सके। सरकार के क्योंकि साधन अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा साधन सरकार के पास होते हैं, तो सरकार बृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना आसानी कर सकती है और भारी पूंजी निवेश वाले उपक्रम भी सरकार स्थापित करती है। तो लोक उपक्रम में चूंकि अब भारी निवेश वाले उपक्रम स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन इन उपक्रमों में क्या होता है, जोखिम बहुत ज़्यादा होती है, तो विनियोजित धनराशि भी शीघ्र प्रत्याशित नहीं हो पाती। मतलब क्या है कि लोक उपक्रमों में बहुत ज़्यादा पूंजी विनियोजित होती है जो कि धनराशि शीघ्र प्रत्यायित नहीं हो पाती। शीघ्र प्रत्यायित का मतलब यह है कि जो शीघ्र निकाली भी नहीं जा सकती है। अतः लोक उपक्रम की लाभार्जन नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि भारी पूंजी निवेश होता है और जिस पूंजी को निवेश करते हैं उसको आसानी से वापस निकाला भी नहीं जा सकता, जल्दी निकाला नहीं जा सकता। तो लोक उपक्रम को लाभार्जन नीति अपनानी ही चाहिए भारी पूंजी विनियोजन के कारण से। परिणामतः भारी निवेशित पूंजी प्राप्त हो जाए और विनियोगकर्ताओं को उचित प्रतिफल प्रदान किया जा सके। मतलब अपनी जो पूंजी सरकार ने लगाई वो पूंजी भी सरकार को प्राप्त हो सके और विनियोक्ताओं ने पूंजी लगाई है उनको भी उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कुछ ब्याज या लाभ मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि लाभार्जन नीति बनाई जाए। तो चूंकि लोक उपक्रम में भारी पूंजी विनियोजन होता है, इसलिए भी लाभार्जन की नीति बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी का निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन। लोक उपक्रम में पूंजी का जो निर्माण है लाभार्जन से ही संभव है। मतलब देश में पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो ऊंची होनी चाहिए। जिस देश की कैपिटल फॉर्मेशन रेट ऊंची होगी उतना ही समृद्ध राष्ट्र माना जाएगा। तो लोक उपक्रम में पूंजी निर्माण कब संभव है? लाभार्जन से ही संभव है। और पूंजी से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि होती है। और जब पूंजी निर्माण होता है तो उससे क्या होता है? आर्थिक एवं औद्योगिक, इकोनॉमिक एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गति आती है। अतः लोक उपक्रम की लाभार्जन नीति होनी ही चाहिए ताकि देश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति को बल मिल सके। नेक्स्ट है विकास वित्त। लोक उपक्रम को देश में विकासात्मक कार्यों पर व्यय करने के लिए भी लाभार्जन नीति बनाना जरूरी है। मतलब लोक उपक्रम जो हैं उनको जो देश में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, विकासात्मक जो कार्य सरकारें करती हैं, उन पर व्यय करने के लिए भी लाभार्जन की नीति बनाना ज़रूरी है। ऐसा करने से एक ओर देश का विकास होगा तो दूसरी ओर विकास वित्त के लिए विदेशों पर आश्रितता में कमी आएगी। मतलब यदि आप लाभार्जन नीति बनाते हैं तो लाभार्जन नीति बनाने के कारण से एक ओर तो हमारे देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी, तथा दूसरी ओर विकास वित्त के लिए विदेशों पर जो हमारी आश्रितता है वो समाप्त हो जाएगी। तो देश में जितने भी डेवलपमेंटल कार्य हैं, विकासात्मक कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए भी हमें लाभार्जन नीति बनानी चाहिए। और अंतिम पॉइंट है लाभार्जन नीति के पक्ष में या मत में, वही है आर्थिक स्वायत्तता। लोक उपक्रमों द्वारा वित्तीय स्रोतों के लिए क्या होता है? अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, प्रतिभूतियां इत्यादि का निर्गमन किया जाता है। मतलब लोक उपक्रम क्या करते हैं, या लोक उपक्रम के वित्तीय स्रोत प्रमुख कौन से हैं? वित्तीय स्रोत उनके प्रमुख हैं ऋण पत्र, अंशपत्र, बॉन्ड्स, प्रतिभूतियां इत्यादि। अच्छा, अब जिन जो ऋण पत्र हैं या अंश हैं या बॉन्ड्स हैं, इन पर लाभांश अथवा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि सरकार यदि बॉन्ड्स इशू करती है, ऋण पत्र इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, अंश पत्र इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो इस पर या तो ब्याज देना पड़ता है या सरकार को लाभांश देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारमुक्त होने
और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए लाभ की नीति बनाना जरूरी है। मतलब क्योंकि सरकार को अपने द्वारा इश्यू किए गए अंशों एवं ऋण पत्रों या बॉन्ड्स पर ब्याज या लाभ देना पड़ता है, तो लाभ तो कमाना ही पड़ेगा, लाभार्जन करना ही पड़ेगा और लाभार्जन के पक्ष में नीति बनानी ही पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, ये कुछ मैंने आपको लाभार्जन नीति के पक्ष में या मत में तर्क बताए कि क्यों सार्वजनिक उपक्रमों को या लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन ने लोक उपक्रमों की लाभ नीति की चर्चा करी है कि लोक उपक्रमों की लाभ नीति किस प्रकार की हो। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि इस पर विवाद है, ये विवादास्पद विषय है जिसमें दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए, जबकि इसके उलट दूसरा जो गुट है या दूसरे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि लोक उपक्रमों द्वारा लाभ नहीं कमाना चाहिए। तो प्रस्तुत वीडियो में अपन ने इसका एक पक्ष जाना है कि लोक उपक्रमों की प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी क्या हो, लोक उपक्रमों को लाभ कमाना चाहिए और लाभार्जन नीति के पक्ष में क्या तर्क हैं ये अपन ने जाने। तो लाभार्जन नीति के जो पक्ष में तर्क हैं वो ये हैं: समाजवादी समाज की रचना करने के लिए, निवेश तथा रखरखाव संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए, कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए, सरकारी आय में मदद के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए, मिश्रित स्वामित्व के लिए। कुछ उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। भारी पूंजी विनियोग के कारण भी लाभ कमाना चाहिए, पूंजी के निर्माण के लिए, विकास वित्त के लिए और अंत में आर्थिक स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए लोक उपक्रमों को लाभ कमाना ही चाहिए। तो आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आपको लोक उपक्रमों के लाभार्जन नीति के पक्ष में जो तर्क मैंने आज आपको बताए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। कल एक और वीडियो मैं जारी करूँगा जिसमें लोक उपक्रमों के लाभार्जन नीति के विपक्ष में मत या तर्क मैं आपको बताऊँगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।